नमस्कार साथियों, मैं निखिल केशरी आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। थंबनेल से आपको आज के विषय के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त हो गई होगी कि आज हम किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत ज्यादा विस्तृत भी है। इसका जो विस्तार है इस कारण से भी है क्योंकि ये हर पहलू को छूता है। आप चाहे संविधान की बात कीजिए, ये वहां भी जाता है। अर्थव्यवस्था में लगभग 60% से 50% हिस्सा इसी सब्जेक्ट का है, इसी बिंदु का है, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। सभी जनता को भी ये टच करता है। उसका रीजन ये है कि बजट जो है वो जनता के हर एक पहलू को टच करता है। बजट जब भी आता है, जब भी प्रस्तुत होता है, तो आप महसूस किए होंगे कि जो जनता है उसे एक आशा भरी निगाहों से जरूर देखती है कि बजट में उसके लिए, उनके वर्गों के लिए, उनके क्षेत्रों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या नहीं किए गए हैं। सरकार इस बार बजट के माध्यम से किसको प्राथमिकता देना चाहती है, किसको नहीं देना चाहती है। इसका कारण यह भी माना जा सकता है कि अरस्तु ने जब संविधान 3 प्रकार के बनाए, उसने राज्य को जब उसने विभाजित किया तो 3 प्रकार के संविधानों की बात की। उसमें जो लोकतांत्रिक संविधान की उसने बात की, और लोकतांत्रिक संविधान में जो राज्य है, राज्य के पास जो संसाधन है वित्तीय रूप में, उस वित्तीय संसाधन पर जो नियंत्रण है उसने जनता की बात की कि उस वित्तीय संसाधन पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए। आज वो भी देखा जाता है कि उस वित्तीय संसाधन पर जनता का नियंत्रण है। आज के डेट में कैसे है? सरकार बजट की अवधारणा हर साल प्रस्तुत करती है कि वो आगामी वित्तीय वर्ष में उस वित्तीय संसाधन के माध्यम से किस प्रकार से उसका सदुपयोग करके आपके लिए कल्याण कार्य करेगी। तो सरकार बजट प्रस्तुत करती है। सरकार किसकी है? जनता की है, जनता के द्वारा चुनी हुई है। और वो जो बजट प्रस्तुत करती है वो कहां जाके पेश करती है? उसे संसद में पेश कर देती है। उसे पारित कौन करता है? संसद करती है। संसद भी किसके द्वारा चुनी हुई है? तो जनता के द्वारा चुनी हुई है। इसका मतलब कहा जा सकता है कि जो बजट है उस पर जन नियंत्रण अवश्य स्थापित है, इसीलिए जनता इतना कौतूहल का विषय होता है। आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत विस्तृत है, बहुत आराम से सुनिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप जो अभी हम वर्तमान में जो हम वार्तालाप करेंगे, जिस भी माध्यम से मैं आप तक पहुंच रहा हूं, उसका आप सदुपयोग जरूर लेंगे, पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। जितना हो सके हम उतना जाने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ा विषय है ये, ठीक। आप इसे छोटे वीडियो में समेट पाना बहुत मुश्किल काम है। हम की पॉइंट को पकड़ेंगे। की पॉइंट कैसे पकड़ेंगे मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। कैसे एक पूरा गुत्थम गुत्थी हो जाता है, कैसे उसको सुलझाना है आपको। लोग इससे विचलित हो जाते हैं कि यहां पर क्या पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं। हम पूरी एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आप सभी के लिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही मान सकते हैं आप, कि उड़ान आईएएस एकेडमी का हर साल की भांति आर्थिक सर्वेक्षण इस साल आ चुका है। 2021-22 का यहां पर आपको आर्थिक सर्वेक्षण मिलेगा। बजट में भी यहां कुछ कुछ बातें हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके जितने भी आगामी पेपर होने वाले हैं, चाहे वो व्यापम के हो, चाहे पीएससी के हो, उस पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम पे। तो उनको एमसीक्यू है, पूरा का पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे आपको, किस प्रकार से आते हैं, उनको कैसे हल करना है। ठीक है, ये मार्केट में अवेलेबल मिलेगा आपको। बढ़ते हैं विषय की ओर। विषय हमारा क्या है आज का? बजट। बजट को समझने से पहले आप यह समझिए कि बजट केवल एक अवधारणा है, एक हिस्सा है, सरकार के राजकोषीय नीति का हिस्सा है, फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा है। जो शुरुआत होगी बजट की वो फिजिकल पॉलिसी से होगी। मतलब जो विस्तृत विषय की जो मैं बात कर रहा हूं वो बेसिकली फिजिकल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है, बजट नहीं है। बजट तो उसका केवल एक हिस्सा मात्र है। कैसे राजकोषीय नीति है? तो बात करते हैं राजकोषीय नीति की। राजकोषीय नीति क्या है? मैं आपको फिर कह रहा हूं, हम बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत कर रहे हैं। पूरा समेट पाना पॉसिबल तो है नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि 70% हिस्सा कहां फंसते हैं लोग। यदि आप राजकोषीय नीति को 100% डिफिकल्ट मानते हो तो उसमें जो 70% हिस्सा है हम उसकी आज बात करेंगे। बहुत डिफिकल्ट, वो विषय खुद 40% है उसका, लेकिन कठिनाई के लेवल में 70% उसी का है। अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया, जो वर्तमान में मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूं वो समझ गए आप बहुत अच्छे तरीके से, उसको अच्छे से सुना समझा, तो आपको आने वाले समय में राजकोषीय नीति से, बजट से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा, मैं आपको आशा ये भी करना चाहता हूं कि आप निहत्थे नहीं बैठे होंगे। आप अपने पास जब ये वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम पेपर, कम से कम 5 से 6 पेज पेपर रखिए, 2 प्रकार के पेन रखिए, और जो जो बातें आ रही हैं उन्हें नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट आएंगे, बहुत सारे डायमेंशन होंगे जिनको आपको वहां पर समझना होगा। मैं उसको पूरा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो जाए, हौच पौच भी हो जाएगा। ठीक, तो आप उसको केवल नोट डाउन कर लेंगे, उसको अलग से
ठीक है, हम उसको समझा देंगे आपको। आप कमेंट के माध्यम से मुझे ये जरूर बता सकते हैं कि आपका ओपिनियन क्या था, आप पहले इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते थे, आपको कहां तक समझ में आया, आपको किसी और चीज की जरूरत है तो हम आपको उसको वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से हम जरूर उसको आपको देने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं राजकोषीय नीति की। शुरुआत में एकदम राजकोषीय नीति सरकार की आय सार्वजनिक है, क्योंकि ये जो बजट है वो किसके लिए प्रस्तुत है, जनता के लिए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सार्वजनिक आय की नीति, सार्वजनिक व्यय की नीति, सार्वजनिक ऋण की नीति, सार्वजनिक घाटे की नीति। अर्थात सरकार के राजकोषीय नीति को हम उसके द्वारा बनाए गए सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और जो घाटे की संरचना है उस नीति से हम समझते हैं कि राजकोषीय नीति सरकार की वह नीति है जिसके माध्यम से सरकार सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और घाटे की संरचना को प्रस्तुत करती है, उस अवधारणा को प्रस्तुत करती है। सरकार आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए जिस नीति का अनुसरण करती है उसे हम क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं। एक सिंपल परिभाषा है राजकोषीय नीति की, मतलब जहां पर आपको सार्वजनिक आय कैसे होगा, मतलब सरकार कैसे कमाई करेगी, सार्वजनिक व्यय कैसे होगा, सरकार कैसे खर्च करने वाली है, उसके ऋण की संरचना क्या होगी उसके बारे में भी होगा, मतलब वो कहां से पूर्ति करेगी उसके लिए, वो घाटे की संरचना कैसे होगी वो भी होगा। उसके साथ साथ यहाँ कर नीति भी होगी, जो जनता पर वो क्या करेगी, कर इंपोज करने वाली है, उसकी भी नीति यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। इन सभी को जब आप मिलाएंगे तो ये क्या बनता है, राजकोषीय नीति बनता है। आगे वर्तमान में मेंस भी है, 2 नंबर का प्रश्न उठेगा, राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं, सिंपल आंसर, सिंपल एकदम 2 नंबर का। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का तो क्या करें, राजकोषीय नीति के उद्देश्य भी जानने हमें जरूरी है कि इस राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या है। आपको जैसे मैंने पहले ही बताया कि सरकार वित्तीय संसाधन के माध्यम से आगामी वर्षों के लिए क्या करना चाहती है, विकास कार्य करने चाहती है। उद्देश्य भी वैसे ही है। पहला कि वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन करना चाहती है, वो जो उसके पास पैसा है ना, उसका वो कुशल प्रबंधन करना चाहती है। दूसरा, आर्थिक गतिविधियों का संचालन करना चाहती है प्रभावी तरीके से, कि अर्थव्यवस्था क्या चले, अच्छे से चलते रहे। आर्थिक गतिविधियों का संचालन। और थोड़ा आगे चलते हैं, सरकार इसके माध्यम से आय में जो असमानता है उसे भी दूर करने का प्रयास करती है। आय की जो असमानता है उसे भी वो क्या करेगी, दूर करने का प्रयास करेगी। ठीक है, उसे भी वो खत्म करेगी। चौथा, आय का वो पुनर्वितरण भी करना चाहती है। अगला, वो मूल्य स्थिरता चाहती है, मतलब भाव जो है वो स्थिर रहना चाहिए, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मुद्रा स्फीति में, ठीक है, मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण रखना चाहती, कि बहुत अधिक मुद्रा स्फीति नहीं होना चाहिए, मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण, यह भी एक उद्देश्य है। अब बजट का एक भी उद्देश्य है, इकोनॉमी का एक टॉपिक मिलेगा आपको, मुद्रा स्फीति है ना, उस पर भी नियंत्रण रखती है सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से, है ना। केवल आरबीआई ये नियंत्रण नहीं रखती, देखेंगे कैसे रखती है और आगे बढ़ाएंगे इसको हम लोग। और क्या उद्देश्य है, निवेश कराना चाहती है, वो अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देना चाहती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि चाहती है, वो आर्थिक विकास तेजी से हो सके, ये भी उसका एक मोटो होता है। ठीक है, रोजगार उत्पन्न करना चाहती है बहुत सारे, ये भी उसका क्या है, एक मोटो है। गरीबी दूर करना चाहती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजकोषीय नीति लगभग सारे पहलुओं को छूती है। सरकार इसके माध्यम से कई सारे एम को टारगेट करना चाहती है, उसको वो पूरा भी करती है उसके माध्यम से। ठीक, तो ये रहा राजकोषीय नीति और उसके उद्देश्य, कि राजकोषीय नीति क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। अब यहां पर ये भी बात कर दे कि राजकोषीय नीति के कुछ प्रकार भी होते हैं। राजकोषीय नीति के प्रकार, क्या प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। 2 प्रकार से राजकोषीय नीति को जाना जाता है। कैसे, पहला है विस्तारवादक राजकोषीय नीति, विस्तारवादी राजकोषीय नीति। दूसरा संकुचनवादी या संकुचनकारी राजकोषीय नीति। ये 2 प्रकार के राजकोषीय नीति का संचालन होता है। ठीक है, यहां पर डिटेल पूरा समझ नहीं आएगा, मैं आपको बता जरूर रहा हूं, लेकिन आपको आगे चलकर समझ में आएगा क्यों ऐसा हो रहा है, 2 प्रकार के ऐसे क्यों बढ़ जाते हैं। इसका बेसिक में रीजन क्या है, देखिए यहां पर क्या लिखा है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति, मतलब राजकोषीय नीति का वो विस्तार करना चाहती है। अब राजकोषीय नीति का विस्तार करना का मतलब यह हुआ कि जो सरकार है वो बहुत ज्यादा पैसे का फ्लो बढ़ाना चाहती है, अर्थव्यवस्था में वो गतिविधियों को बढ़ाना चाहती है। इसका मात्र रीजन, बहुत सिंपल रीजन है, मंदी के समय, मंदी जब होगा, विस्तारवादी की बात करें, मंदी जब होगा
तो लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। उदाहरण ले सकते हैं आप कोरोना का। कोरोना के समय लोगों की आय में कमी हो गई थी। लोगों की जब आय में कमी हुई तो अर्थव्यवस्था में मांग में कमी हो गई। मांग में कमी हो गई, रीजन क्या था? लोगों के पास पैसा नहीं है। तो राजकोषीय नीति के माध्यम से, खासकर विस्तारवादी राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार क्या करेगी? अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवेश कराएगी, जिससे मांग में बढ़ोतरी होगी, लोग मांग करेंगे, विस्तार करेंगे, ठीक, और वस्तुओं की मांग के माध्यम से क्या होगा? निवेश भी होगा, उत्पादन भी होगा, मंदी से आप उबर जाएंगे। अब इसके लिए करेगा क्या सरकार? सरकार क्या करेगा? सरकार बहुत ज्यादा व्यय करना चालू कर देगा। पंपिंग करना, उसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा डालनी है, तो क्या करेगा सरकार? व्यय करेगा। व्यय के साथ और क्या कर सकता है सरकार? टैक्स में कमी कर देगा, टैक्स में कमी कर देगा। इन दो चीजों के माध्यम से वो क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। अब ये कैसे करेगा वो बजट संरचना के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है ना? अभी समझिए, आगे जब संरचना आएगी जो मैं बताऊंगा, है ना, उसमें ये पूरा आपको मिलेगा। तो ये होता है विस्तारवादी राजकोषीय नीति। फिर आता है संकुचनकारी राजकोषीय नीति। बहुत ही रेयर प्रयोग होता है इसका, बहुत ज्यादा। सरकार जब आर्थिक विकास को या आर्थिक विकास की गतिविधियों को कम करना चाहती है, मतलब स्लो डाउन करना चाहती है, जनरली जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा आय का वितरण, बहुत ज्यादा मतलब गतिविधियां बढ़ जाती हैं, तब उसे स्लो डाउन करना होता है, तब वो संकुचनकारी राजकोषीय नीति का पालन करती है। मतलब व्यय कम करेगी और टैक्स को हो सकता है वो क्या कर दे? बढ़ा दे। दोनों कर सकती है या फिर किसी एक का भी वो प्रयोग कर सकती है। इस माध्यम से वो संकुचनकारी राजकोषीय नीति का अनुसरण करती है। तो इस प्रकार से राजकोषीय नीति दो प्रकार के हो गए। 4 नंबर का आता है तो आप राजकोषीय नीति की परिभाषा, उसके उद्देश्य बताइए। और बड़ा क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, 15 नंबर का, तो आप विस्तारवादी राजकोषीय नीति और संकुचनकारी राजकोषीय नीति को भी वहां पर ऐड कीजिए। अगर 15 नंबर का पूरा फुल लेंथ का क्वेश्चन आया तो आप उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, एक्चुअली दिक्कत वहीं से शुरू होती है, राजकोषीय नीति के घटक की। कैसे घटक? राजकोषीय घटक में जो सबसे पहली नीति है वो है बजट की नीति। राजकोषीय नीति का पार्ट है बजट नीति। दूसरा जो इसका घटक है वो है घाटे की नीति या घाटे की संरचना। इसमें जो तीसरा है वो है कर नीति। मतलब यदि आप इसको अलग अलग करें तो ये 3 पूरे चैप्टर्स अलग अलग बनते हैं, बजट की नीति, घाटे की संरचना और यहां पर आएगा कर नीति, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल यहीं से शुरुआत हो जाती है। कैसे हो जाती है? बजट के बारे में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, जैसे, है ना, अगर मैं बजट की ही बात करूं तो क्या क्या होता है? बजट बनता कैसे है, इसका बनता कैसे है, ये एक प्रश्न है, ठीक। ये पारित कैसे होता है, ये भी एक विषय है। पारित कहां होता है? संसद में, ठीक, ये भी एक टॉपिक है पूरा। फिर यहां पास ये भी है कि इसकी संरचना क्या है, बजट की संरचना क्या है। मेन दिक्कत यही है दोस्तों, अगर आप इसे समझ गए, जो 70% विषय है आपका यहीं क्लियर हो जाएगा कि बजट की एक्चुअली में संरचना क्या होती है। उसके बाद यह भी है कि बजट के प्रकार क्या है। इस प्रकार से बजट को आप अलग अलग कर सकते हैं। उसके साथ साथ फिर आता है, उसी में संरचना से ही रिलेटेड है, घाटे की व्यवस्था कैसे बनती है। यदि आप संरचना समझ रहे हैं तो आप घाटे की व्यवस्था भी समझ जाएंगे। उसके साथ जब संरचना देखेंगे तो उसमें सबसे नीचे आएगा कर नीति। ये पूरी तरीके से एक अलग चैप्टर ही है ना। आजकल तो जीएसटी आ गया है, जीएसटी नाम का हाथी आ गया है अपने पास, ठीक। तो ये हो गया क्या? कर नीति, अलग ही पूरा चैप्टर है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने की बात कर रहे थे शुरुआत में, वो है बजट की संरचना। बहुत ज्यादा प्रेशियस टॉपिक है आपके लिए, बहुत ज्यादा, है ना, कौतूहल का विषय इसी पर है कि ये कैसे बनता है, इसके कितने सारे एक्सपर्ट्स हैं, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, सरकार किसको कैसे बनाती है, कौन सा व्यय कहाँ रखा जाता है, सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। बात करते हैं बजट के बारे में। अब हम क्या है टॉपिक शुरुआत करते हैं किसकी? बजट की। बजट बेसिकली इंग्लिश का शब्द नहीं है। बजट की जो ओरिजिन की बात होती है वो एक फ्रेंच शब्द से होती है। फ्रांस का शब्द था बुजट। बुजट का जो तात्पर्य होता था वहां, वो है चमड़े का थैला। बुजट मतलब चमड़े का थैला। बुजट का ही अपभ्रंश क्या हो गया है? बजट हो गया है। एक्चुअली हुआ क्या, सन 1733 में जब पहली बार जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, यदि मैं गलत नहीं तो पहले प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट वॉलपॉल। उन्होंने क्या किया, जब पहली बार बजट को प्रस्तुत किया तो वो एक चमड़े के थैले में लेके आए थे, एक कागज रखे थे, लोगों ने सटायर किया, सटायर मतलब व्यंग किया कि बुजट आ गया, बुजट आ गया, बजट आ गया। रीजन क्या था? लोगों ने उसको क्रिटिसिज्म क्यों किया, मतलब उसका क्रिटिसाइज क्यों किया? रीजन था लोगों पर उसने क्या कर दिया, टैक्स इंपोज कर दिया था, और खासकर गरीबों पर। अमीरों को उसने छूट दे के रखी थी और गरीबों पर उसने क्या कर दिया, टैक्स इंपोज कर दिया। तो बजट जब आया तो बहुत अच्छे सेंस में नहीं आया था, आजकल अच्छे सेंस में है। उस समय जब इसकी शुरुआत हुई तो वो अच्छे सेंस में नहीं हुई थी। 1733 उसके बात हो रही है ये।
तो उस समय ऐसा हुआ था। तो बुजट एक्चुअली में है ना, बाद में क्या बन जाता है, बजट। अच्छा, ये भी जानने वाली बात है कि अगर आप संविधान को पूरा खंगालेंगे, पूरी तरीके से जब आप संविधान का अध्ययन करेंगे तो आपको बजट शब्द का कहीं उल्लेख भी नहीं मिलेगा। आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में, जो आर्टिकल 112 है, उसमें आपको बजट के बारे में प्रावधान मिलेगा, लेकिन इस नाम से नहीं मिलेगा। आपको यहां पर मिलेगा वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से, कि बजट क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। और उसके आगे आपको यह भी मिलेगा आय और व्यय का लेखा जोखा है। इसका मतलब क्या है, आय और व्यय ही तो है बजट। सिंपल आय और व्यय का लेखा जोखा है। सरकार किधर से व्यय करना चाहती है, मतलब किस किस क्षेत्र में व्यय करना चाहती है, सरकार उन व्यय की पूर्ति किस क्षेत्र से करना चाहती है, मतलब वो आय किधर से करेगी, कमाएगी किधर से, जाएगा किधर, यही बजट है। और सिंपल तरीके से समझिए आप, जैसा मैं आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट हैं, किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग क्या होंगे, घर से बाहर रहते होंगे, ठीक है, हॉस्टल में रहते होंगे, पीजी में रहते होंगे, कहीं भी रहते होंगे। घर से आपका खर्चा आता होगा। आप क्या करेंगे, आप घर से पैसा मंगाएंगे। सबसे पहले तो आप अपना व्यय देखेंगे कि मेरा इस साल का कितना व्यय, मतलब इस महीने का कितना व्यय है। जैसे मान लो ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, ये अपना बजट तैयार करना चाहता है। बजट कोई भी तैयार कर सकता है, आप अपना परिवार का बजट तैयार कर सकते हैं, है ना, एक व्यक्ति का कर सकते हैं, घर परिवार किसी का भी। ये जो बच्चा है ये देखना चाहता है बजट क्या है अगले महीने का, तो ये अब सबसे पहले बोलेगा मेरा व्यय क्या है। उसी हिसाब से तो अपने पापा जी से क्या करेगा, ये पैसा मंगाएगा, या फिर अपने आय का देखेगा कहां से आएगा ये पैसा। व्यय क्या है, हॉस्टल का खर्चा देखेगा, ठीक है, गाड़ी का खर्चा देखेगा, ट्यूशन फी देखेगा, है ना, बहुत सारे कॉपी किताब लेने होंगे वो देखेगा, वो रहने का खर्चा, सब कुछ। तो ये व्यय हो गया। फिर इन व्यय की पूर्ति वो कहां से करेगा, पापा मेरा व्यय 6,000 रुपए है, 6,500 मंगा लेगा, 500 रुपए कहीं और करेगा निवेश, देखेंगे कहां करेगा वो। तो इस प्रकार से वो आय का बाद में देखेगा, पहले क्या देखेगा, व्यय देखेगा। बजट यही होता है, आय और व्यय कहां जाएंगे इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है। इसका मतलब है एक स्लाइड बनाते हैं जिसमें हम ये चर्चा करते हैं कि बजट में 2 हिस्से हैं, ठीक। साथ में आप बनाते जाइएगा, जो मैंने पेपर रखने की बात की थी वो इसीलिए की थी कि आप बजट बनाना सीखिए, कैसे होता है बजट। बजट के 2 यहां पर मद निकलेंगे, एक होगा आय का और एक होगा व्यय का। आप इसे सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय ही कहेंगे। रीजन ये है कि ये बजट किसके लिए है, जनता के लिए। तो इसे आप क्या कहेंगे, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय की बात करेंगे। तो ये हो गया सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। अब जो बजट में व्यय है वो 2 टाइप से होगा, एक होगा राजस्व व्यय और एक होगा पूंजीगत व्यय। जो वर्तमान में प्रचलित है उसी की बात कर रहा हूं, पहले कुछ और प्रचलित था, पहले की बात ही नहीं, अभी जो चल रहा है उसकी बात केवल, पूंजीगत व्यय, ठीक। जो स्टूडेंट था वो भी ऐसे ही कर रहा था, वो व्यय देख रहा था। याद रखिएगा ना वो स्टोरी। अच्छा, हम लोग लास्ट में समेट देंगे, स्टूडेंट से आपको मैं समेट के दिखाऊंगा कैसे ये एक विस्तृत टॉपिक को आप एकदम आसानी तरीके से समझ सकते थे, ठीक। आय को भी आप 2 प्रकार से बांट दीजिए, राजस्व आय और दूसरा रखिए आप पूंजीगत आय। इसे एक और नाम से जाना जाता है गैर राजस्व आय। राजस्व उल्टा गैर राजस्व आय, सीधी बात है, राजस्व का गैर राजस्व हो गया इधर, है ना। तो इस प्रकार से बजट का क्या है, 2 मद निकले, एक निकला सार्वजनिक आय का और एक निकला सार्वजनिक व्यय का। सार्वजनिक व्यय भी कितने भाग में बटा, 2 भागों में, एक बटा राजस्व व्यय और दूसरा बटा पूंजीगत व्यय। और जो सार्वजनिक आय था वो भी 2 भागों में चला गया, राजस्व आय में और एक पूंजीगत आय में। आई होप इतना समझ पाए आप, इतना आप जरूर नोट कर लिए होंगे। एक एक करके बात करते हैं कि सरकार पहले किसको ध्यान देती है, ठीक। संरचना की ही बात हो रही है, सरकार पहले किसको ध्यान देती है। सरकार सबसे पहले देखती है कि आगामी वित्तीय वर्ष में मेरा खर्च कितना है। इस साल जो आगामी वित्तीय वर्ष आएगा, और आपका जो आगामी वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से शुरुआत होकर कब तक चलता है, वो 31 मार्च तक, ठीक। यदि मैं यहां अगर डेट की बात करूं 2022 लिख दीजिए और यहां लिख दीजिए 2023 तक, पूरा 1 साल के लिए बजट तैयार होता है। मतलब भविष्यवाणी करना चाह रही है सरकार कि सरकार अगले साल कहां पर खर्च करेगी। खर्च में भी वो सबसे पहले क्या खर्च देखेगी कि मेरा जो सरकार है वो कैसे चलेगा। मतलब वो सबसे पहले ध्यान देती है किसका, राजस्व व्यय का। सबसे पहली बात, मतलब आप बजट में सबसे पहले क्या देखिए, राजस्व व्यय को समझिए कि राजस्व व्यय वो करना चाहती है। राजस्व व्यय क्या होता है, इसके मदों को देखिए आगे, तब आपको समझ में आएगा। राजस्व को परिभाषित तभी कर पाएंगे जब आप इसमें जो खर्च है उसको समझ पाएंगे। सबसे पहले यहां पास है ब्याज का भुगतान, विभिन्न खर्चे, मैं केवल खर्च लिख दे रहा हूं, आगे आपको यहां पास मिलेगा, लिखा हुआ स्लाइड में मिलेगा। विभिन्न खर्चे हैं, रक्षा बजट भी है इसी में, खर्च में वेतन भी आ जाएगा ना, वेतन, पेंशन, है ना, बहुत कुछ है, वेतन है, पेंशन है, सरकारी कार्यालय के खर्च हैं, रक्षा बजट है, विभिन्न प्रकार के सेवाओं में खर्च है, चिकित्सा सेवा, रक्षा सेवा, सभी प्रकार के खर्च यहाँ पर इंक्लूड है। उसके साथ साथ
अनुदान। यहां पर जो दो बातों को इंगित करना है वो उन्हें मैं लिख ही रहा हूं। एक है अनुदान के बारे में और दूसरा है ब्याज का भुगतान। अच्छा, ये ब्याज का भुगतान क्या है? सरकार ने क्या किया है, पिछले साल ऋण लिया है बहुत सारे संस्थानों से, वित्तीय संस्थान है जो अंतरराष्ट्रीय या घरेलू संस्थान भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है किसी दूसरे देश की सरकार से, राज्य से उसने क्या किया है, ऋण ले रखा है। अब जब ऋण लिया है आपने, कर्ज लिया है, तो उसका जाहिर सी बात है आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, ब्याज पे कर रहे हो। तो वही ब्याज भुगतान किसका मद आ जाता है? राजस्व व्यय का। क्यों? क्योंकि राजस्व व्यय में सरकार ये जानने का प्रयास करती है कि इस साल एक्चुअली में उसका जो खर्च है, जो कि होगा ही होगा, सरकार उसे आप समाप्त नहीं कर सकती, सरकार उसे कम भी नहीं कर सकती, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इसेंशियल है वो खर्च करना, उसे हम क्या करते हैं, राजस्व व्यय में रख देते हैं। अगर आप राजस्व व्यय को परिभाषित करना चाहें तो आप इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, ये रहा राजस्व व्यय। राजस्व को परिभाषित करते हैं। व्यय क्या है? राजस्व सरकार के दिन प्रतिदिन के खर्चे हैं। सरकार को अपने शासन को, प्रशासन को चलाने के लिए दिन प्रतिदिन जो खर्च करने पड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? राजस्व कहते हैं। यदि सरकार इस प्रकार का खर्च नहीं करेगी तो उसकी सरकार नहीं चलने वाली है। जैसे मान लेते हैं सरकारी कार्यालय का खर्च ही नहीं आ रहा, तो सरकारी कार्यालय कैसे चलेगा? फ्री का तो चल नहीं सकता। वो अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रही तो सरकार चल नहीं सकता। अगर ब्याज का भुगतान नहीं करती तो आने वाले दिनों में कोई कर्ज नहीं देगा, बहुत ज्यादा इसेंशियल है। वो अनुदान नहीं देगी तो उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो इस प्रकार के खर्च जो सरकार को दिन प्रतिदिन चलाने के लिए किए जाते हैं वो राजस्व व्यय कहलाते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि क्या इस प्रकार के खर्च से सरकार को कोई लाभ प्राप्त हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। हम इसीलिए इस प्रकार के खर्च को शब्दों में लिख सकते हैं, सरकार के वे खर्च जो बाध्यकारी होते हैं उसे करने ही पड़ेंगे। सरकार के वे खर्च जो अनुत्पादक होते हैं, मतलब कोई भी उत्पाद नहीं जन्म लेगा, आपका कोई भी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होगा। सरकार के वे खर्च जिससे उसके ऋण भी नहीं उतरेंगे, जो उसने पुराने कर्ज लिए हैं वो भी कम नहीं होने वाला है, क्योंकि ऋण का केवल ब्याज अदायगी की है आपने, ऋण वापस नहीं किया है, ऋण तो बना हुआ है। मतलब सरकार का ऐसा व्यय जिससे न तो परिसंपत्तियों का सृजन होता है, न ही उनके देयताओं में जो देयताएं हैं, मतलब जो उसके ऋण है उसमें कमी आती है। सरकार के दिन प्रतिदिन के खर्चे, सरकार के बाध्यकारी खर्चे, सरकार के वे खर्चे जो केवल उपभोगात्मक होते हैं, इन सभी खर्चों को आप कहां रखेंगे? कहां रखेंगे? राजस्व व्यय में रखेंगे। सरकार सबसे पहले जानने का प्रयास करती है कि अगले वित्तीय वर्ष में उसका राजस्व व्यय कितना है। एक अमाउंट ले लेते हैं, एक अमाउंट ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। यहां पास मान लेते हैं कि हमारा राजस्व व्यय कितना ले लें, कुछ भी लेते हैं, 1000 रुपए। 1000 रुपए राजस्व व्यय उसने डिसाइड कर लिया कि 1000 रुपए राजस्व है। उसमें ब्याज भुगतान भी थोड़ा सा डिसाइड कर ही लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि ब्याज भुगतान 150 रुपए का है। ठीक, अनुदान को भी डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों हमारे आगे काम आएगा। मान लेते हैं 100 रुपए का क्या है, अनुदान दे रही है, मतलब ये 250 ये दोनों मिलाकर ही हो जा रहा है ना, बाकी 750 वो बहुत विभिन्न प्रकार के जो खर्च है वो रक्षा खर्च ये सब में डाल रही है वो। ठीक, यहाँ पर मैं ब्याज अनुदान कितना ले रहा हूँ, भुगतान 150 और अनुदान 100, याद रखिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा, आगे बहुत काम आएगा, यूज होगा इसका। तो सरकार ने सबसे पहले क्या देख लिया है, राजस्व व्यय को उसने खंगाल लिया है कि उसका राजस्व व्यय कितना आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब सरकार ये भी देखेगी कि उसका पर्टिकुलर आय कितना है, और उसमें भी वो क्या देखेगी, सबसे पहले राजस्व आय को देखेगी कि सरकार अगले साल फिक्स इनकम कितना प्राप्त करना चाहती है, वो कितना इनकम करेगी, इसको देखेगी। उससे कैसे देखेगी भाई, तो सरकार राजस्व आय प्राप्त करेगी कर लगाकर। ये जो तीसरा था ना घटक, कर नीति, यहीं से एक अलग चैप्टर ही आ जाता है। तो सरकार कर लगाकर यहां पर ध्यान देगी, देखेगी कि उसे कितना आय प्राप्त होने वाला है। दूसरा वो देखेगी गैर कर राजस्व के माध्यम से। अब देखो, कर का उल्टा क्या हो गया है, गैर कर राजस्व हो गया। ठीक, तो आगे आप यहां पर बना लीजिए कर राजस्व और गैर कर राजस्व। अभी भी हमने राजस्व आय को परिभाषित नहीं किया, उसका रीजन क्या है मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो सरकार ने कर लगाकर, गैर कर लगाकर क्या कर लिया है, राजस्व प्राप्त कर लिया है। कर भी दो प्रकार से बढ़ जाएगा, एक होता है डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर, मतलब जीएसटी के माध्यम से और इनकम टैक्स के माध्यम से, एक नॉर्मल है ना, जहां तक ज्यादातर उसको जो पैसा आता है वो इन्हीं माध्यम से आता है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से क्या है, सरकार कर प्राप्त कर लेती है। अलग चैप्टर पूरी तरीके से। ठीक, राजस्व आय में दो चीजों को शामिल किया गया है, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। अब राजस्व आय को परिभाषित करते हैं कि राजस्व आय कैसे प्राप्त की जाती है। सरकार का जैसे व्यय, दिन प्रतिदिन के खर्चे, सरकार को एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली एक निश्चित आय दिन प्रतिदिन की आय, जिससे सरकार के ऊपर कोई देयताओं का सृजन नहीं होता। एक बार प्राप्त कर लिया तो वो केवल सरकार का हो गया, मतलब सरकार का उसका आना, सरकार का हो जाना।
अगर सरकार राजस्व आय प्राप्त करती है तो सरकार उसके बदले कोई ज्यादा खर्च नहीं कर रही है, मतलब सरकार ऋण नहीं ले रही है, सरकार के ऊपर कोई देयता नहीं है, सरकार के ऊपर कोई भार नहीं आ रहा है, सरकार एकदम विशुद्ध रूप से उसकी आय है ये, तो उसे हम क्या कहते हैं? राजस्व आय कहते हैं। बात समझ में आया? ठीक। सार्वजनिक आय दो प्रकार से बांटा था, राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय। अब बात किए थे राजस्व आय की, तो राजस्व आय कैसे किया था हमने? कर राजस्व के माध्यम से और गैर कर राजस्व के माध्यम से। कर राजस्व कैसे बढ़ता है? तो अगर आप आगे जाएंगे तो कर राजस्व दो प्रकार से बढ़ता है। ठीक, कैसे बटेगा? तो प्रत्यक्ष कर के माध्यम से और अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से, अलग चैप्टर है। ठीक, और कभी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, संरचना के ऊपर फोकस है हमारा। ठीक है, बहुत सिंपल टर्म में अगर आप समझना चाहते हैं कर राजस्व क्या होता है, तो आप ये समझिए कि सरकार जब लोगों पर क्या करती है, एक अनिवार्य भुगतान आरोपित कर देती है। यदि आप अर्थव्यवस्थाओं में, गतिविधियों में यदि आप भागीदारी लेते हैं, मतलब कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ आय प्राप्त करते हैं, तो उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा सरकार चाहती है आपसे कि आप उसे भुगतान करें। सरकार के द्वारा लोगों पर आरोपित किया गया अनिवार्य भुगतान, जिसे लोग बिना किसी प्रत्यक्ष आशा के कि हमारे लिए कोई प्रत्यक्ष रूप से इसमें कुछ बातें होंगी, लोग उसको अदा करते हैं, वही क्या कहलाता है? कर कहलाता है। अगर संविधान से इसका रिलेशन देखेंगे तो आपको आर्टिकल 265 में जाना पड़ेगा। आर्टिकल 265 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है कि सरकार को कर लगाने के लिए क्या है? एक कानून की आवश्यकता पड़ेगी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कर के बारे में। तो कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अलग कर दीजिए, पूरी तरीके से अलग चैप्टर है ना। हम बात करेंगे संरचना की। फिर आते हैं गैर कर राजस्व पर। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने क्या किया है, अभी तक केवल जो कमाई की वो टैक्स लगा के की है। सरकार को पता था कि इस साल लगभग टैक्स कलेक्शन इतना हो जाएगा। क्यों? पिछले साल मान लेते हैं 100 रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ, इस साल अर्थव्यवस्था में 3% की मान लेते हैं बढ़ोतरी दिख रही, मतलब आज इस साल 103 रुपए 105 रुपए तक का टैक्स आ जाएगा। भविष्यवाणी ही तो है। ठीक, बजट भविष्यवाणी कर रहे हैं वो, तो आने की यहां पास उम्मीद है, तो ये टैक्स से आ गया पैसा। इसके साथ साथ सरकार कुछ और तरीके से भी कमा सकती है। कैसे कमा सकती है? सरकार के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हैं। कैसे क्रियाकलाप? सरकार अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के गतिविधियों का, आर्थिक गतिविधियों का संचालन करती है। जैसे सरकार की फैक्ट्रियां हैं, सरकार की फैक्ट्री क्या करेगी? कमाई करेगी। सरकार की जब फैक्ट्री कमाई करेगी तो सरकार के पास जाएगा ना धन। अब जब सरकार के पास जाएगा तो सरकार रिटर्न नहीं करेगी, रिटर्न नहीं करेगी तो वो उसका राजस्व है, मतलब वो उसका खुद का कमाई है। क्या टैक्स है? नहीं, टैक्स नहीं है। तो टैक्स नहीं है तो हम उसे कहां रखेंगे? गैर कर राजस्व में। ठीक है, तो गैर कर राजस्व अलग है। कर का जो कमाई, सरकार के राजस्व आय का वह हिस्सा, सरकार के राजस्व आय का वह हिस्सा जो सरकार कर के माध्यम से प्राप्त नहीं करती है, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन के माध्यम से, विभिन्न मदों के माध्यम से प्राप्त करती है, गैर कर राजस्व में चली जाती है। जैसे सरकार का जो भिलाई स्टील प्लांट है, एग्जाम्पल के तौर पर, वो कमाई करता है। अब वो कमाई कहां जाएगा? वो तो टैक्स है नहीं। ठीक, टैक्स नहीं है तो वो तो कर राजस्व में नहीं जा सकता। अच्छा, वो राजस्व व्यय ही क्यों है, राजस्व आय ही क्यों है? रीजन ये है क्योंकि सरकार उसे कमाने के बाद उसे रिटर्न नहीं करना चाहती, रिटर्न नहीं करेगी वो। उसके साथ साथ उसे कमाई करने के लिए कोई और देयताओं का सृजन नहीं करना पड़ा, मतलब उसको किसी को ऋण चुकाने की जरूरत नहीं है, तो वो राजस्व आय का हिस्सा हो गई है। लेकिन टैक्स में तो जा नहीं सकता, तो उसे कहां रखा गया है? गैर कर राजस्व में रख दिया गया है। ठीक है, कर का अलग क्या हो गया? गैर कर राजस्व। तो सरकार ने अर्थव्यवस्था का संचालन किया और कमाई हो गया, मतलब पीएसयू से होने वाले कमाई कहां को रख देंगे आप? उसे रख देंगे आप गैर कर राजस्व के अंतर्गत। बहुत सारे मदे हैं, मैक्सिमम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उठते हैं वो यहीं से उठते हैं। ठीक, गैर कर राजस्व मेंस में भी आता है कि गैर कर राजस्व को परिभाषित कीजिए, उसके साथ साथ उसमें सरकार के किन किन आयों को शामिल किया जाएगा, किन किन मदों को शामिल किया जाएगा, उसको भी यहां पास आप उल्लेखित कीजिए। ठीक, तो सरकार ने क्या किया? पीएसयू के माध्यम से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के माध्यम से जो कमाई की उसे रख लिया। और कैसे सरकार कमाई करेगी? सरकार आप देखते होंगे शुल्क वसूल करती है, बहुत सारे शुल्क वसूल करती है। यदि आप हॉस्पिटल जाइए 10 रुपए का शुल्क, ठीक है, कुछ भी कार्य कराइए, इसका शुल्क, उसका शुल्क, बहुत सारे शुल्क वसूल करती है। उन शुल्कों को भी कहां रख लिया जाता है? सरकार के राजस्व हिस्से में रख लिया जाता है। टैक्स नहीं है इसलिए वो कहां चले जाएगा? गैर कर राजस्व में चले जाएगा। और कैसे कमाई करेगी? सरकार बहुत सारे अर्थव्यवस्था में गतिविधियों को देने के लिए फीस लगाती है। ठीक, ये फीस, वो फीस, है ना। यदि आप कुछ कार्य करना चाहे, पर्यावरण फीस भरो, इसका फीस भरो, रजिस्ट्रेशन फीस, ये फीस, बहुत सारे फीस होती है। उन फीसों के माध्यम से भी क्या करती है? सरकार कमाई करती है, तो उसे भी वहां रख लेती है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है।
सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराइए, पैसा लगता है, कुछ आधा पैसा लगता है, वो भी वहां से मिलता है। ट्रेन का टिकट खरीदिए, उसमें भी पैसा लगता है। बहुत सारे आप सरकारी सेवाओं का उपभोग जब आप करेंगे तो जो पैसा कमाई होता है वो भी कहां चले जाता है, सरकार के हिस्से में चले जाता है। तो वो भी राजस्व आय में है और कौन से, गैर कर राजस्व में है। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से होने वाले लाभ, सरकार को दिए गए ऋणों से प्राप्त ब्याज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है क्यों इसको यहां शामिल किया गया। समझिए इस बात को, क्या हो रहा है, सरकार ने ऋण दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर सरकार ए ने सरकार बी को ऋण दिया, ठीक है, कुछ भी ऋण दिया हो, मान लेते हैं 10,000 करोड़ का ऋण दे दिया है। ए ने किसको दिया है, बी को ऋण दे दिया। अब जाहिर सी बात है बी से कुछ आशा रखा जाता है कि ये कुछ ब्याज देगा, ठीक है, ये कुछ ब्याज देगा, आने वाले 10 साल तक देगा, 15 साल तक देगा, 20 साल तक देगा, जब तक उसके पास ये पैसा है तब तक वो हमको क्या, सर्टेन अमाउंट पे ब्याज देते ही रहेगा। जब वो ब्याज देगा, सीधी सी बात है, सरकार का वो कमाई है, सरकार को पता है कि अगले साल कितना ब्याज आने वाला है, तो सरकार उसको कहां रखेगी, राजस्व आय में रखेगी, क्योंकि उसका फिक्स इनकम है। सरकार उसके लिए कोई अलग से और खर्च कर नहीं रही है, सरकार के ऊपर देयताएं नहीं आ रही है, ऋण नहीं आ रहा है, तो सरकार का फिक्स इनकम है, इसलिए वो कहां रखा, उसे राजस्व आय में रखा। क्या टैक्स लगा के किया, नहीं, टैक्स नहीं लगाया, बिना टैक्स का इनकम प्राप्त किया, इसीलिए उसको कहां रखा है, उसने गैर कर राजस्व में रखा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो ऋण प्रदान किए जाते हैं उनसे जो ब्याज प्राप्त किया जाता है वो ब्याज किस मद में शामिल होता है, राजस्व आय में भी कहां शामिल होता है, तो वो होता है गैर कर राजस्व में शामिल होता है। फिर आगे है विभिन्न प्रकार की सेवाओं से प्राप्त होने वाली है और विभिन्न प्रकार के शुल्क, जुर्माना से भी। हेलमेट मत लगाओ, रोड में जाओ हेलमेट मत लगाओ, 500 रुपए का फाइन, 2000 का फाइन, जो भी फाइन है, अब फाइन देंगे, जो फाइन देंगे वो कहां जाएगा, सरकार के जेब में जाएगा, सीधी सी बात है। तो जुर्माने से प्राप्त होने वाली, और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पास मद है, वो है अनुदान। अनुदान को आप ऐसे समझिए कि आपको ग्रांट मिल रहा है, सब्सिडी नहीं है ना, ये अनुदान अलग होता है, सब्सिडी अलग होता है। अनुदान सरकार को प्राप्त होने वाली वे आय है जिनको प्राप्त करने के पश्चात उसे भुगतान नहीं करना है। बहुत सारी वित्तीय संस्थान हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बहुत सारे जो विकसित देश हैं, विकासशील देशों को, अल्प विकसित देशों को क्या देते हैं, अनुदान देते हैं, ताकि वहां कुछ विकास कार्य किए जा सके, गरीबी उन्मूलन किया जा सके, भूखमरी दूर किया जा सके, अवसंरचनात्मक विकास किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके, इसलिए अनुदान दिए जाते हैं। ठीक है, हाँ, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप नानी घर जाते हो ना, नानी घर जाते हो, ननिहाल, अपने 100 रुपया मिलता है, ये अनुदान ही तो है, और क्या है। जब 100 रुपया मिलता है आपको, क्या रिटर्न करते हो, नहीं करते आप रिटर्न, है ना। तो जब सरकार को अनुदान प्राप्त होता है ना, तो उसे वो रिटर्न नहीं करती है, तो उसे वो राजस्व आय में रख लेती है। और जब टैक्स लगा के नहीं किया तो उसे कहां रख लेती है, वो गैर कर राजस्व के अंतर्गत उसे शामिल कर देती है कि हमारे ये गैर कर राजस्व के अंतर्गत आ जाएगा। तो भारत सरकार को विभिन्न प्रकार के देशों से, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से अनुदान प्राप्त होता है, उन अनुदानों को भी वो कहां रखती है, तो वो रख देती है, उसे गैर कर राजस्व में शामिल कर लेती है। आई होप कि आप यहां पर समझ पाए कि राजस्व आय क्या है, सरकार के दिन प्रतिदिन के आय है। ठीक, सरकार को एक निश्चित अमाउंट में आय प्राप्त होने वाली है, सरकार के ऊपर कोई यहां पर दबाव नहीं है, ना तो परिसंपत्ति खत्म हो रही है और ना ही कोई देयताओं में बढ़ोतरी हो रही है, मतलब परिसंपत्ति का ह्रास भी नहीं हो रहा है और ना ऋण में बढ़ोतरी हो रही है। तो इस प्रकार के आय को हम क्या कहेंगे, राजस्व आय कहेंगे। दो प्रकार से बटा था, कैसे बटा था, तो वो बढ़ गया था, एक राजस्व आय दो प्रकार से बटा, कैसे, एक बटा कर राजस्व में और एक बटा गैर कर राजस्व में। राजस्व आय हो गया, राजस्व हो गया, आपने समझ लिया कि राजस्व आय क्या है, राजस्व क्या है। सपोज कर लेते हैं 1000 रुपए का यहाँ पास क्या था, राजस्व व्यय था। ठीक, और हमें ये तो जरूर पता है वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं, है ना, जो स्टैटिक, जो डायनेमिक पोर्शन है बजट का, उसमें हमें पता है कि सरकार को हर साल घाटा लगता है, घाटा लगता है राजस्व का, मतलब सरकार कहीं ना कहीं राजस्व ज्यादा रखती है, राजस्व आय कम रखती है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कम, कितना, 800 रुपए। ठीक है, मतलब सरकार ने जब व्यय देखा 1000 रुपए का था एक साल का, सरकार ने जब आय देखा तो वो कितना हो गया था, 800 का था, मतलब 200 रुपए सरकार को घाटा लगने वाले, 200 रुपए का घाटा हो रही इस साल। राजस्व घाटा कितने का है, 200 रुपए का है। दिक्कत की बात है ये। ठीक, सरकार खुद के खर्च को पूरा करने के लिए कमाई नहीं कर पा रही है, थोड़ा सा दिक्कत है, राजस्व घाटा होना गलत माना जाता है। इसीलिए FRBM एक्ट आया था, याद कीजिए। ठीक, नोट करते जाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये, है ना। FRBM एक्ट के बारे में कभी चर्चा करेंगे, पूरी तरीके से डिटेल एनालिसिस करेंगे। एनके समिति आजकल बनी हुई है इसके लिए, विभिन्न प्रकार की घोषणाएं कर रही है, वो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है। FRBM एक्ट में जब रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटे की बात की गई, तो उसने बोला था कि 0% रखिए आप इसे, आप राजस्व घाटा 0 रखिए। इसका मतलब क्या कर दिया कि राजस्व व्यय जितना होना चाहिए उतना ही राजस्व आय भी होना चाहिए, मतलब सरकार खुद के खर्चों को तो पूरा कर ही ले, इतना तो होना ही चाहिए। ठीक,
नुकसान होता है बाद में आगे चलकर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब सरकार को उत्पन्न हो गया है क्या, राजस्व घाटा। अब सरकार इस घाटे की पूर्ति करना चाहती है, क्योंकि बजट घाटा तो जीरो होने वाला है। बजट घाटा मतलब कुल आय और कुल व्यय का जो अंतर है वो जीरो होने वाला है। संतुलित बजट बनाती है सरकार, संतुलित बजट जीरो होने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं इस घाटे की पूर्ति की जाएगी। अब जाहिर सी बात है, एक ही चीज बचा है, वो है पूंजीगत आय। सबसे पहली परिभाषा क्या होगी कि जब सरकार को राजस्व खाते पर घाटा उत्पन्न होता है, राजस्व खाता, व्यय ज्यादा हो गया है, आय कम है, तो सरकार को जब राजस्व खाते पर घाटा उत्पन्न होता है तो सरकार इन घाटे की पूर्ति किससे प्राप्त करके, पूंजीगत आय को बढ़ाकर, पूंजीगत आय को प्राप्त करके पूरा कर लेती है। तो पहला हो गया ये। दूसरा परिभाषा इसको और कैसे परिभाषित कर सकते हैं, हमने बात किया था कि जो राजस्व आय है उससे किसी भी प्रकार के परिसंपत्तियों का ह्रास नहीं होता है। परिसंपत्ति मतलब क्या, सरकार के एसेट्स, सरकार के खुद के जो उसके जो अर्थव्यवस्था में जो उसके क्या है, फैक्ट्रीज हैं, है ना, उसके रेलवेज हैं, ठीक, सड़क है, ब्रिजेस हैं, बहुत सारे LIC है, उसकी कंपनियां हैं, ये उसकी परिसंपत्तियां हैं। तो यहां पर तो परिसंपत्ति का कोई ह्रास नहीं हुआ था, लेकिन जब आप पूंजीगत आय प्राप्त करेंगे तो परिसंपत्तियों का ह्रास होगा, उसके जो एसेट्स हैं उनमें कमी आएगी। कैसे आएगी, बात करेंगे, देखेंगे, ये भी एक पूंजीगत आय। तीसरा कैसे आप परिभाषित करेंगे इसे, सरकार पूंजीगत आय जब प्राप्त करती है तो हो सकता है कि उसके ऋण में बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि पूंजीगत आय बहुत प्रकार के ऋण से करेगी। वो घरेलू ऋण लेगी, विदेशी ऋण लेगी, सब प्रकार के ऋण से, लोक लेखा खाते पर प्राप्ति करेगी, जनता से ऋण लेगी, RBI से ऋण ले सकती है, कई प्रकार से ऋण ले सकती है, तो ऋण में बढ़ोतरी होगी, परिसंपत्तियां कम होंगी। ठीक, चौथा एक और, ये आपको लास्ट में समझ में आएगा कि ये चौथा परिभाषा क्या है। सरकार जब अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा निवेश करने का सोचती है, आगामी वित्तीय वर्ष में यदि सरकार चाहती कि वो बहुत निवेश करे, तब वो क्या करेगी, पूंजीगत प्राप्तियों को बढ़ाने चाहेगी। कि वो पूंजीगत प्राप्ति क्यों करना चाहती है, ताकि उसका जो पर्पस है वो क्या है, अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाना। वो कैसे बढ़ेगा वो देखेंगे थोड़ा सा, अब ये कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए। ठीक है, तो अभी तक घाटा कितने का लग रहा था, घाटा लग रहा था केवल 200 रुपए का, मतलब वो कहीं ना कहीं 200 रुपए का आय प्राप्त करने का यहां से कोशिश करेगी, चाहे वो किसी भी टूल का यूज कर ले। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में बात हो रही है, देख लेते हैं इसकी परिभाषा। ठीक, यहां पास मिलेगा आपको स्लाइड में, ये रहा पूंजीगत आय। सरकार पूंजीगत आय तब प्राप्त करती है जब सरकार को राजस्व खाते पर घाटा उत्पन्न होता है। पूंजीगत आय पुनर्भुगतान वाली मदें शामिल होती हैं। ठीक, ये क्या है पुनर्भुगतान वाली मदें, देखो राजस्व आय प्राप्त किया था तो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा था, सब उसका था, सरकार का था, लेकिन इसमें अगर कुछ भी, अगर उसने ऋण लेकर कोई आय प्राप्त किया तो पुनर्भुगतान तो करेगा ना। अमेरिका से ऋण ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, IMF से तो आजकल नहीं लेते हम, वर्ल्ड बैंक से लिया, ADBC एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लिया, ब्रिक्स बैंक से लिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक से ले लिया, AIIB बैंक से ले लिया, बहुत सारे वेरियस विभिन्न संस्थानों से ऋण लिया। आज नहीं तो कल उसे रिटर्न करना है, तो उसे रिटर्न करने वाली मदें इसमें शामिल होती हैं। जनता से ऋण ले लिया, उसे भी तो रिटर्न करना है, तो जो पूंजीगत आय है उसमें पुनर्भुगतान वाली मदें शामिल कर ली जाती हैं। ठीक, तीसरा, पूंजीगत आय बढ़ाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, निवेश करना होता है। देखेंगे कैसे होता है ये निवेश करना। सबसे पहले बात करते हैं पूंजीगत आय कैसे की जाएगी, अब उसमें कौन कौन सी मदें को शामिल किया जाए। ठीक, तो जैसे बात की कि ऋण लेकर कर सकते हैं, आप ऋण ले लिया, चाहे आप विदेशी ऋण लीजिए चाहे आप देशी ऋण लीजिए। यहां से फिर से एक क्वेश्चन बनना चालू हो जाता है मेंस में कि कौन सा ऋण अच्छा होता है, विदेशी ऋण अच्छा होता है या देशी ऋण अच्छा होता है, अलग टॉपिक पूरा, कौन सा ऋण ज्यादा अच्छा माना जाएगा। अगर देशी ऋण ले लेगा तो एक इफेक्ट हो जाता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, वो भी क्या होता है, ये भी एक यहां पर टॉपिक हो जाता है। फिर होता है जनता से पैसा ले सकती है या लोक लेखा खातों में वो क्या कर सकती है, बढ़ोतरी कर सकती है, मतलब ऋण के माध्यम से वो क्या है, आय को प्राप्त करेगी। ठीक है, कर्जा ले लेगी और क्या करेगी। ठीक, दूसरा तो बताया था मैंने कि पूंजी का ह्रास कर सकती है, उसके जो एसेट्स है उसमें वो कमी ला सकती है। कैसे कमी ला सकती है, विनिवेश के माध्यम से, डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से, निजीकरण के माध्यम से, अच्छा न में छोटी की मात्रा ना, निजीकरण, निजीकरण के माध्यम से वो क्या कर सकती है, ऐसा कर सकती है। सरकार क्या करेगी, रेलवेज में कुछ हिस्सा किसको बेच देगी, निजी व्यक्ति को बेच देगी या फिर किसी अन्य सरकार को बेच देगी। ठीक, एयरपोर्ट बेच सकती है, बहुत सारे जो उसके कार्यालय हैं उसको बेच सकती है, निजीकरण करना। ठीक है, ये अलग टॉपिक। LPG की नीति जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं लिक्विडिटी प्राइवेटाइजेशन और क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। तो जो प्राइवेटाइजेशन है वो दो प्रकार से भी हो सकता है ना। एक क्या कर सकती है, केवल कुछ प्रतिशत बेचेगी, 50% से कम बेचेगी, आंशिक निजीकरण करेगी, पैसा कमाना है बस उसे। 100% था कंपनी, है ना, 20% बेच दिया भाई, अभी भी 80% सरकार के पास है, सरकार का अभी भी स्वामित्व बना हुआ है। अगर वो पूरे तरीके से कंपनी को बेचना चाहती है
तो उसे वो 50% से ज्यादा बेचेगी, है ना। उसके साथ साथ स्वामित्व, नियंत्रण, सब कुछ वो ट्रांसफर कर देगी, सब कुछ निजी क्षेत्र को दे देगी, पूरा कंपनी बेच देगी, है ना। मतलब वो कंपनी के मालिक अब सरकार नहीं रही। तो इस प्रकार से एक रणनीतिक बिक्री कहते हैं इसे एक अच्छे टर्म में जाना जाता है, रणनीतिक बिक्री। निजीकरण दो प्रकार से चले जाते हैं, वो अलग टॉपिक हो गया है ना। अभी हम केवल कमाई की बात करते हैं। दूसरा होता है नोटों की छपाई करके, सबसे घटिया माना जाता है दोस्तों, वो नहीं है, नोटों की छपाई सबसे गंदा टूल है। आजकल इसका प्रयोग भी नहीं किया जाता। क्या है ना, 200 रुपए घाटा हो रहा था, सरकार चाहती 200 का नोट छाप देती, पहले ऐसे ही होता था, लेकिन आजकल नोट छपाई बंद। रीजन, अर्थव्यवस्था में इतना ज्यादा जो पैसा है पंपिंग हो रहा था, मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लोगों के पास क्या पैसा ज्यादा आ जाएगा, नोट छाप दो। नोट छापोगे तो कहां जाएगा, आपके जेब में जाएगा, और आपके जेब में जाएगा तो वो गर्म होगा तो आप उसे क्या खर्च करोगे। जब खर्च करोगे तो अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगा। अब आपूर्ति उसके हिसाब से तो अचानक से हो नहीं पाएगी। आज सबको बहुत पैसा बांट दो आप, तो क्या करेंगे लोग, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी सब खरीदना चालू कर देंगे। अचानक से डिमांड इतना तेजी से बढ़ेगा कि आपूर्ति नहीं होगी और मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो नोट छपाई आजकल गंदा टूल माना जाता है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना है तो वेनेजुएला देख लीजिए, खत्म हो गया वो, उसकी अर्थव्यवस्था ही खत्म हो गई नोट छाप छाप के। अगला है ऋणों की वसूली, बहुत इंपॉर्टेंट। रीजन, कंफ्यूजन हो जाता है। इससे पहले याद करो हमने बात की थी, ऋण से प्राप्त होने वाली ब्याज वो राजस्व आय में चला गया था। ऋण से जो ब्याज सर्टेन अमाउंट में प्राप्त हो रहा था, ए ने बी को दिया था, है ना, क्या 10,000 करोड़ का ऋण, और बी ने जब ए को उसके बदले ब्याज दिया था, तो जो ब्याज सर्टेन अमाउंट में अमाउंट था वो, है ना, मतलब उसको फिक्स था कि उतना आने ही वाला है। तो जब उतना आने वाला था तो उसे वो राजस्व आय में रख लिया था, वो भी गैर कर में चला गया था, एकदम इंपॉर्टेंट। तो ऋणों से प्राप्त होने वाला जो ब्याज है वो राजस्व आय में चले जाता है। लेकिन जब आप अपने ऋण की वसूली कर लोगे, जो 10,000 करोड़ आपने दिया था उसको आप वापस मांग लो, वो आ जाएगा पूंजीगत आय में। रीजन क्या है, रीजन ये है कि वो जो 10,000 करोड़ था वो एक प्रकार का निवेश था, वो एक एसेट था। उस एसेट से आपको एक इनकम प्राप्त हो रहा था, वो इनकम आना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है आपका जो परिसंपत्ति है वो गिरेगा। इस कारण से हम जो ऋणों की वसूली है उसे कहां रखते हैं, पूंजीगत आय में रखते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से आप याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऋणों की जो वसूली है वो किसका हिस्सा है, पूंजीगत आय का हिस्सा है। इस प्रकार से सरकार क्या करेगी, परिसंपत्तियों का कम करके या ऋण बढ़ा करके या नोटों की छपाई करके, है ना, या आरबीआई से ऋण लेकर, जनता से ऋण लेकर बहुत सारे आय प्राप्त करेगी। इसे ही हम क्या कहेंगे, पूंजीगत आय कहेंगे। मतलब अब सरकार को राजस्व, सार्वजनिक जो आय है वो प्राप्त हो चुका है, चाहे वो राजस्व के माध्यम से हो चाहे वो पूंजीगत के माध्यम से हो, सरकार ने आय प्राप्त कर लिया है। अब बात करते हैं व्यय की। ठीक, व्यय में भी हमने देखा था सरकार के दिन प्रतिदिन के व्यय जो कि राजस्व थे वो हो गया था। अब सरकार कितना प्राप्त की होगी, एज्यूम कर लेते हैं कितना प्राप्त की होगी। ये था हमारा स्लाइड, 200 रुपए प्राप्त करना था, सरकार ने 400 रुपए ले लिया। अब सरकार की मंशा है 200 ही लेना था उसे, लेकिन सरकार ने कितना ले लिया है, 400 रुपए ले लिया है। तो इसका मतलब है घाटा कितना हुआ, घाटा हुआ ठीक 200 रुपए का। 200 एक्स्ट्रा हुआ, घाटा नहीं हुआ, घाटे की पूर्ति 200 हो गई, 200 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। अब उस 200 रुपए जो एक्स्ट्रा आया है वो यहां उसको मैनेज कर देगी, पूंजीगत व्यय करके, पूंजीगत व्यय करेगी। अब सरकार 200 रुपए जो एक्स्ट्रा ली थी उसके माध्यम से सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था में वो निवेश करे, वो निवेश करना चाहती है अर्थव्यवस्था में, निवेश को बढ़ाना चाहती है। कैसे बढ़ाना चाहती है, सड़क बनाकर, बांध बनाकर, स्कूल बनाकर, हॉस्पिटल बनाकर। एक वर्ष में खर्चा है, मतलब सरकार के वे खर्चे जो कि एक वित्तीय वर्ष में होते हैं, लेकिन सरकार को उस खर्च से आमदनी आने वाले कई आगामी वर्षों तक प्राप्त होते रहता है। अर्थात पूंजीगत व्यय में उन व्यय को शामिल किया जाता है जिससे सरकार की परिसंपत्तियां बढ़ती हैं और देयताएं कम होती हैं। जो ऋण लिया था सरकार ने विभिन्न प्रकार के संस्थानों से, उसे भी वो कम करने का यहाँ पर क्या करती है, प्रयास करती है। तो जब सरकार इस प्रकार के खर्च को करेगी तो वो कहां चले जाएगा, वो चले जाएगा पूंजीगत व्यय में चले जाएगा। सरकार ने सड़क बनाया, बांध बनाया, हॉस्पिटल बनाया, पुल बनाया, सब कुछ बनाया, ठीक, निवेश किया, ठीक, सरकार ने जो कर्जा था वो भी उतारा, तो वो कहां चला गया है, पूंजीगत व्यय में चला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट खर्च है, सरकार इसके माध्यम से जन कल्याणकारी कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित रखती है। ठीक, तो आप एक ओवरऑल यहां पर व्यू समझ गए होंगे कि राजस्व आय क्या है, पूंजीगत आय क्या है, राजस्व व्यय क्या है और पूंजीगत व्यय क्या है। एक शॉर्ट में 2 मिनट में समझते हैं क्या था, फिर से एक बार रिवाइज के नाम पर, कि राजस्व व्यय दिन प्रतिदिन के खर्चे थे। ठीक, राजस्व व्यय में क्या था, कोई भी परिसंपत्ति नहीं बन रहा था, मतलब अनुत्पादक था। राजस्व व्यय केवल उपभोगात्मक था, केवल उपभोग करने के लिए था। इससे क्या है, ऋण में कोई कमी नहीं आएगी, जो ऋण बना था वो बना ही रहेगा, सरकार के लिए बाध्यकारी है, सरकार को खर्च करना
ही पड़ेगा। सरकार के ये सारे खर्च कहां आ जाते हैं? राजस्व व्यय में आ जाते हैं। ठीक, परिसंपत्ति नहीं बना, मतलब परिसंपत्ति कोई कुछ नहीं बना और सरकार के ऋण भी कम नहीं हुए। यहां पास क्या है? सरकार की कोई परिसंपत्तियां कम नहीं हुई इस प्रकार में, और सरकार के ऊपर भी कोई देयता है नहीं आए। तो इस प्रकार के आय को हम क्या कहते हैं? राजस्व आय कहते हैं। सरकार कर लगाकर, गैर कर लगाकर प्राप्त कर लेगी। फिर अब जब घाटा उत्पन्न हो गया तो वो क्या करेगी? पूंजीगत आय करेगी। कैसे करेगी? तो परिसंपत्तियों को बेच देगी, ऋण ले लेगी, या फिर निवेश को क्या करते हैं? निवेश बढ़ाने का प्रयास करेगी पूंजीगत आय के माध्यम। जब परिभाषा लिखेंगे उसमें तो ये क्या है? और जब घाटा होगा, रेवेन्यू डेफिसिट होगा, तो सरकार पूंजीगत आय प्राप्त करेगी। 200 एक्स्ट्रा प्राप्त कर लिया था, उसे वो कहां एडजस्ट कर देगी? पूंजीगत व्यय। मतलब सरकार पूंजीगत व्यय क्यों करना चाहती है? ताकि अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़े। जानबूझकर कर सकती है ना, चाहती तो 200 में लेके काम कर जाता, लेकिन 200 एक्स्ट्रा ली ताकि सरकार चाहती है कि निवेश आगे हो, इसलिए वो ऐसा कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा? पूंजीगत व्यय में चले जाएगा। आई होप दोस्तों यहां तक आप समझ पाए होंगे कि बजट एक्चुअली में कि उसकी संरचना क्या है, बजट में किस किन मदों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से ये बजट का एक संरचना डिटेल हो गया। जो पहला हमारा घटक था राजकोषीय, जो घटक थे इसमें राजकोषीय नीति में, जो बजट नीति थी उसमें जो मेन जो यहाँ पर दिक्कत था संरचना, वो यहाँ पर हो चुकी है। अगर आप संरचना बहुत अच्छे समझ गए तो आगे आप घाटे की संरचना समझ पाएंगे। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि कहां पर आपको और दिक्कत आ रही है इसको समझने में, और अगर हम सहज तरीके से समझ सकते हैं तो आने वाले जो वीडियो बनेंगे आपको इकोनॉमी को लेकर या फिर इकोनॉमी में किसी भी टॉपिक को लेकर हम उसमें और डील करने का प्रयास करेंगे कि आपको और कहां दिक्कत आ रही है। ठीक है, बहुत मैं पहले ही बोल चुका हूं, बहुत विस्तृत है, सब कुछ एक चीज में समेट पाना बहुत मुश्किल है। इसको हम एक धागे को एक सिरे से पकड़ लिए, केवल एक सिरे से इसको चला रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं। बात करते हैं घाटे की संरचना की, कि घाटा कैसे निकाला जाए। ठीक, कितने प्रकार से घाटे होते हैं, किन किन प्रकार से घाटे को यहाँ पर बताया जा सकता है। ठीक है, इस स्लाइड को अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये राजस्व व्यय वाला है ना, जो राजस्व व्यय है वो ब्याज भुगतान करके, कर्मचारियों के वेतन, सरकारी कार्यालय खर्च, रक्षा बजट है ना, सामुदायिक सेवाओं पर अनुदान के माध्यम से। याद रखिएगा मैं दो चीज को स्टार्ट किया था, अनुदान को और ब्याज भुगतान को, क्योंकि इसका यूज होने वाला है। ठीक, अच्छा ये भी जान लीजिए कि सरकार का सबसे बड़ा खर्च है क्या? ब्याज का भुगतान। सबसे बड़ा खर्च सोचिए, जो पिछले साल ऋण लिया था उसका जो ब्याज ही देना वो सबसे बड़ा खर्च हो जाता है। यदि इस साल की अगर आप बजट की बात करेंगे, इंडियन बजट की, तो उसमें आपको एक चार्ट मिलेगा। उस चार्ट में आपको यह देखने को मिलेगा कि इस साल सरकार यदि 100 पैसे का जो व्यय है वो करना चाहती है, 100 पैसे, अगर उसका व्यय क्या है? 100 पैसे है ना, 100 पैसा है व्यय, तो उसमें कितना पैसा ब्याज का भुगतान है? केवल पिछले साल जो पाप था, ऋण था आपका, उसमें कितना? तो 20 पैसा है, सबसे ज्यादा है। आज भी देखिए ब्याज का भुगतान, ब्याज अगायदी, इंटरेस्ट पेमेंट आज भी सबसे ज्यादा है। डिफेंस पे केवल 8% या 8 पैसे का खर्च है। 20 पैसा का खर्च किस पे है? ब्याज के भुगतान पर है। तो आज भी सरकार का सबसे बड़ा खर्च क्या है? ब्याज का भुगतान है। पूछा है, कई बार पूछता है वस्तुनिष्ठ में कि निम्नलिखित खर्चों में से सरकार का सबसे बड़ा खर्च क्या है? ब्याज का भुगतान है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी प्रश्न पूछता है। यदि आप छत्तीसगढ़ का बजट, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, डायनेमिक पोर्शन है, अगर हो सकता है तो मैं देख लूंगा अभी कहाँ कितना है वो, है ना। तो छत्तीसगढ़ का भी आपको देखना पड़ता है कि उसमें सबसे ज्यादा खर्च क्या है सरकार का। छत्तीसगढ़ सरकार क्या ब्याज भुगतान है या वेतन है? शायद तक वेतन है ना। एक बार चेक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा देख के कि सरकार का सबसे बड़ा खर्च क्या है छत्तीसगढ़ सरकार का। ठीक है, घाटे की संरचना की बात कर रहे थे, है ना। पूंजीगत व्यय, अच्छा ये राजस्व था, अब ये पूंजीगत व्यय है। इस प्रकार के व्यय से सरकार परिसंपत्तियों का क्या करती है? निर्माण करती है। पूंजीगत व्यय द्वारा सरकार अर्थव्यवस्था पर निवेश करती है, जिससे आर्थिक समृद्धि होती, सुनिश्चित होती है। पूंजीगत व्यय में खर्च में एक बार होता है, परंतु उससे आय क्या है? बार बार होते हैं। यहां पास आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि ऋण में क्या होती है? कमी होती है। ठीक, अब बढ़ते हैं घाटे की ओर, एक एक करके घाटा समझेंगे। क्या होता है घाटा, कैसे होता है घाटा? सबसे पहले बात करेंगे राजस्व घाटे का। बहुत आसान समझा था अभी हमने कि सरकार को जब राजस्व खाते पर, है ना, घाटा उत्पन्न होता है, मतलब जब व्यय ज्यादा हो गया है किससे? आय से, तो हम इसे क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। बहुत आसान। 1000 रुपए का आय था, देखा था, व्यय था कितना? 1000 रुपए का, और आय कितना था? 800 का। तो इसका मतलब है 200 रुपए क्या होने वाला है? इस साल सरकार को राजस्व घाटा होने वाला। अच्छा ये परसेंट में होता है, कैसे होता है वो भी देखेंगे ना, परसेंट कैसे निकाला जाता है इसका। तो ये हो गया क्या? राजस्व घाटा। समझ पाए इसको? सरकार ने राजस्व घाटे को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया और एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया, वो था प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात की उसने। 2011-12 से इसकी शुरुआत हो गई थी। 2011-12 के बजट में क्या था? प्रभावी राजस्व घाटे के बारे में चर्चा हो गई थी। क्या है प्रभावी राजस्व घाटा? इसको आप व्यय से समझिए। कैसे, कौन से व्यय से? राजस्व व्यय से।
ठीक है, चलते हैं राजस्व व्यय की ओर। कैसे समझेंगे? सरकार का राजस्व व्यय ज्यादा था, 1000 रुपए का था। यदि मैं इसे तोड़ के लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना कि अनुदान 100 रुपए का था। याद करो, अनुदान 100 रुपए माना था ना हमने। शुरुआत में हमने क्या किया था? अनुदान को 100 रुपए मान लिया था कि अनुदान 100 रुपए का कर रही है सरकार। ठीक, ये रहा अनुदान को 100 रुपए माना था हमने, ये रहा 100 रुपए, 100 रुपए का अनुदान था, तो उसी की बात हो रही। तो राजस्व अनुदान जो था वो 100 रुपए का था। सरकार ने क्या किया है? अनुदान दे रखा है 100 रुपए का। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सरकार का राजस्व है 100 रुपए अनुदान में और 900 रुपए अलग खर्च है भाई, जो भी उसका होगा। और राजस्व जो आय है ना, वो 800 रुपए का। तो सरकार को 200 रुपए का क्या हो रहा था? घाटा हो रहा था। लेकिन ये अनुदान किसको, क्यों, कौन सा अनुदान? केंद्र सरकार। हम अगर केंद्र सरकार की बजट की बात करें तो केंद्र सरकार ये अनुदान किसको दे रही है? राज्य सरकारों को दे रही है, ताकि वो विभिन्न प्रकार के विकासात्मक खर्च कर पाए। जिस प्रकार से आप नानी घर गए थे, 100 रुपए मिला था आपको, तो वो तो आपका था, आप जो चाहे वो खर्च कर सकते हैं। नानी तो आपको मिठाई खाने के लिए पैसा दी थी, लेकिन आप जो चाहे खर्च कर सकते हैं। फुगा खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, कुछ भी खरीद सकते हैं आप उससे। तो 100 रुपए आपके ऊपर है। तो जब सरकार, केंद्र सरकार, अगर मैं केंद्र और राज्य के बीच के रिलेशन की बात करूं, तो जब केंद्र सरकार राज्यों को क्या देती है? अनुदान देती है, 100 रुपए का अनुदान देती है ना, तो उससे राज्य सरकार कुछ भी कर सकती है। जनरली फिक्स होता है, लेकिन मान लेते हैं कि उस 100 रुपए में से 70 रुपए सड़क बनाने में चला गया। राज्य सरकार ने उस पर क्या कर दिया? सड़क बना दिया। तो क्या ये राजस्व व्यय है? केंद्र सरकार ने कहा जब इस 70 रुपए से निवेश का कार्य हो रहा है, अर्थव्यवस्था में परिसंपत्ति का सृजन हो रहा है, तो मैं इसे राजस्व व्यय में क्यों रखूं? मुझे इसे राजस्व व्यय से हटाना पड़ेगा। हम इसे राजस्व व्यय नहीं मान सकते। जो घाटा 200 रुपए दिख रहा है यहां पास, है ना, उसमें तो 70 रुपए तो भाई, उससे तो एक प्रोडक्ट बन रहा है ना, सड़क बन रहा है। तो जब सड़क बन रहा है तो ये तो पूंजीगत व्यय हो गया। सरकार का ये कहना था कि ये तो पूंजीगत व्यय, तो मैं इसे क्यों ऐड करूं यहां पर 70 रुपए को? तो घटा दो इसको। तो सरकार ने किया भी वही। सरकार ने राजस्व आय में से उन व्यय को यहां पर घटा दिया, जिससे क्या होता था? किसी भी प्रकार का परिसंपत्ति का निर्माण होता था। उन अनुदानों को घटा दिया। मतलब रेवेन्यू डेफिसिट, जो 200 रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट था, उसको घटा दिया उसमें 70 रुपए का, जिससे क्या है? परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है। उन अनुदानों को घटाने पर जिससे परिसंपत्ति का निर्माण हो, वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, तो इसकी जो यहां पास जो इसका फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा प्रभावी राजस्व घाटा इज इक्वल टू राजस्व घाटा माइनस अनुदान। वो भी कौन सा? जिससे परिसंपत्ति का जन्म होता है। 70 रुपए का, 100 रुपए का अनुदान था, केवल 70 घटाए। क्यों? क्योंकि 70 से परिसंपत्ति बन रहा था। 30 रुपए से हो सकता है परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा हो। 30 रुपए राज्य सरकार कर्मचारी को वेतन देने में, ठीक है, कुछ और सरकारी कार्यालय खर्च में खर्च कर दे रही होगी कहीं और, तो जो परिसंपत्ति जन्म होगा उसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो इससे क्या निकल जाएगा? प्रभावी राजस्व घाटा निकल जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार के राजस्व घाटे में से उन व्यय को घटा दिया जाता है जिससे परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है। बात समझ पाए यहां तक? तो यह है प्रभावी राजस्व घाटा। अब अगला आता है क्या? राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट के बारे में। 1985 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। सुखमय चक्रवर्ती समिति थी, उसने इसका सुझाव दिया कि हम क्या करते हैं? राजकोषीय घाटा का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। मतलब बहुत आसान तरीके से अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ये समझिए, सरकार के पूरे बजट का जो हिस्सा है, जो सरकार का जो पूरा बजट का खर्च है, जो सरकार का जो बजट है, उसमें वो हिस्सा जो सरकार ऋण लेकर पूरा कर रही है, जो पूंजीगत आय प्राप्त किया था, उसमें जो केवल उधार थे, जो उधार से आय प्राप्त किया था, ऋण के माध्यम से किया था, यदि आप उन्हें जोड़ देंगे तो वो राजकोषीय घाटा कहलाएगा। मतलब सरकार के बजट खर्च का वो हिस्सा जो सरकार ऋण लेकर पूरा करती है, क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि यही दिक्कत की बात है, ऋण ही तो दिक्कत है। बहुत ज्यादा राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, विदेश से ऋण लेना चालू करोगे, जनता से ऋण लेना चालू कर दोगे, आप सरकार के ऊपर बोझ बनेगा। इस सरकार नहीं तो आने वाले सरकार के ऊपर बोझ बनेगा, क्योंकि उसका तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, फिर ऋण को भी पे करना है। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा अगर राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाए। ठीक, हाँ, राजकोषीय घाटा अच्छा भी होता है, बाद में है ना, आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा पॉज करके, कैसे राजकोषीय घाटा अच्छा भी होता है ना। तो बहुत ज्यादा उधार, तो यही क्या है? राजकोषीय घाटा है। जब सरकार उधार और ऋण के माध्यम से क्या अपने खर्च को पूरा करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। अब इसे दर्शाने का ना बहुत अलग अलग तरीका है। ठीक, स्लाइड में तो नहीं है, यहां पर इसको कैसे दर्शा सकते हैं हम? तो आप इधर लिखिए कुल व्यय को माइनस कुल आय को, लेकिन कुल आय में से उन आय को घटा दीजिए जिनसे उधार आया है। उधार या जो ऋण से जो प्राप्ति है उनको आप हटाकर, को छोड़कर, यहां पर लिख सकते हैं को छोड़कर।
जो आपको आय प्राप्त होगा, है ना, जो भी प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, फिजिकल डेफिसिट कहलाएगा, राजकोषीय घाटा कहलाएगा। ठीक, इसीलिए जब आप इंडियन बजट को देखेंगे तो उसमें जो उधार और देता है उसी को सीधा सीधा राजकोषीय घाटे के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। ठीक, यदि मैं बजट की बात करूं, ये रहा इंडियन बजट इस साल का। ठीक है, इस साल का अगर आप इंडियन बजट देखेंगे तो उसका आप ऐसे पढ़ सकते हैं, राजस्व प्राप्ति, एक एक करके देखते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें आपको। राजस्व प्राप्ति हो रही है, कैसे हो रही थी, कर राजस्व से, कर भिन्न गैर कर राजस्व से, है ना, ये प्राप्ति हो गई थी। पूंजीगत प्राप्ति देखो, ऋणों की वसूली करके पूंजीगत प्राप्ति की थी, अन्य प्राप्तियां की थी, उधार और अन्य देयताएं थी। ये उधार और जो अन्य देयताएं हैं दोस्तों, यही आगे चलकर क्या बनता है, राजकोषीय घाटा बनता है। जैसे इस साल का था, है ना, ये कितना, 16,61,196 करोड़ रुपए का घाटा, इतना घाटा है। आगे जब आप इसको बढ़ाएंगे यही राजकोषीय घाटा मिलेगा आपको, ये रहा राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा कितना है, फिर से वही 1,66,11,96, ये रहा। मतलब उधार और जो अन्य देता है वही क्या बनता है, आगे चलकर राजकोषीय घाटा बनता है। ठीक, यहां पर सब कुछ आपको डाटा मिलेगा, राजस्व घाटे का, प्रभावी राजस्व घाटे का। राजस्व घाटा में क्या किया, राजस्व आय, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, निकल गया राजस्व घाटा। ठीक, फिर ये जो राजस्व घाटा है, मतलब ये जो 15 नंबर, ये देखो यहाँ 15 लिखा हुआ है, 15 नंबर मतलब राजस्व घाटा में से आपने 12 नंबर को घटा दिया। 12 नंबर में क्या है, देखो, पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान, मतलब वो अनुदान जिससे परिसंपत्ति का निर्माण होता है। तो उन दोनों को जब घटा दोगे तो क्या निकलेगा, प्रभावी राजस्व घाटा निकल जाएगा। फिर निकलेगा आपको राजकोषीय घाटा निकलेगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे राजकोषीय घाटा क्या है, उधार एवं अन्य देयताएं हैं जो सरकार इस साल लेकर आ रही है उधार, तो ये क्या बनेगा, राजकोषीय घाटा। यहां सरकार एक कदम और आगे निकल गई। सरकार ने ये कहा कि राजकोषीय घाटा तो इस साल के सरकार का है ना, मान लेते अगले साल सरकार चेंज हो गई, अगले साल जब सरकार आएगी, ऐसे ही होता है, अगले साल जब सरकार आएगी तो ये उस पर आरोप लगा देगी कि राजकोषीय घाटा इसलिए बढ़ गया हमारा इस साल का, है ना, मतलब इस साल का सरकार का बजट, अगले साल नया सरकार का बजट, नया वाला सरकार ये कहेगा कि हमारा इस साल का राजकोषीय घाटा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि पिछले सरकार ने राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ा दिया था, उसने जो ब्याज, जो उसने उधार लिया था उसका ब्याज हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, इसलिए ऐसा हो गया था। मतलब यदि इस साल का ब्याज नहीं होता, इस साल का ब्याज नहीं होता, जो ब्याज है अगर ये नहीं होता तो फिर हमारा राजकोषीय घाटा कम होता। कैसे होता भाई, मान लेते हैं ये एक साल की सरकार, ये दूसरे साल की सरकार, ये इस साल का बजट बना रही है, इसने बोला कि इस साल तो भाई 150 रुपए का ब्याज का भुगतान, याद करो 150 रुपया लिया था, पहले ही बोला था, याद रखना। ठीक, 150 रुपए का ब्याज का भुगतान है। ठीक, और इसने ऋण ले रखा है इस साल 200 रुपए का एक्स्ट्रा ऋण, उधार ले लिया है 200 रुपए का, बताया था एक्स्ट्रा कितना है 200 रुपए का। तो इस साल की जो सरकार है वो ये कहेगी, ये जो पिछली सरकारें हैं इन्होंने इतना ज्यादा ऋण ले लिया था कि उसका ब्याज का भुगतान ही 150 रुपए हो गया है, तो हमको मजबूरी में 200 रुपए उधारी लेना पड़ रहा है। यदि ये 150 नहीं होता तो मुझे इस साल केवल 50 रुपए का ऋण लेना पड़ता, मतलब मेरे खुद का जो ऋण है वो केवल 50 रुपए, बाकी ये जो 150 रुपए पुराना पाप है वो मेरे पाप नहीं है, वो पुरानी सरकार के, इसलिए ऐसा हो रहा है। सरकार एक नया कॉन्सेप्ट लेके आती है, यहां पास उसे कहती है प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 200 रुपए था, 150 रुपए का मैंने ब्याज भुगतान रख दिया था, तो इस साल प्राथमिक घाटा कितना होगा आपका, केवल 50 रुपए का। इस साल की जो सरकार थी वो केवल 50 रुपए भी लेती तो चल जाता, वो तो पिछले सरकारों का पुराना पाप था जिसको वो डोकर, ऐसा उसका कहना है, होता ऐसा नहीं है, उसका कहना है केवल, है ना। तो ये है प्राथमिक घाटा। अगर आप इसे देखेंगे, है ना, बजट के सेक्शन में, तो यहां आपको मिलेगा प्राथमिक घाटा 17 माइनस 11, ये रहा 17, है ना, ये 17 क्या है, राजकोषीय घाटा मिलेगा आपको। 17 आपको मिलेगा क्या, राजकोषीय घाटा। ठीक, ये 17 माइनस 11, ठीक, राजकोषीय घाटा 17 नंबर और माइनस 11, 11 नंबर में क्या है, ब्याज का भुगतान, घटा दिया दोनों को तो क्या निकल गया है, प्राथमिक घाटा निकल गया। इस प्रकार से सरकार की ये 4 घाटे की संरचना है। एक और घाटा होता है दोस्तों, वो होता है मौद्रिकृत घाटा। अब ये क्या है मौद्रिकृत घाटा, मैंने आपको बताया कि सरकार पूंजीगत प्राप्ति ऋण लेकर कर रही है। अब हो सकता है वो ऋण आरबीआई से भी ले रही हो, नोट की छपाई से ले रही हो, तो जब सरकार अपने घाटे की पूर्ति या फिर सरकार के बजट खर्च का वह हिस्सा जो सरकार आरबीआई के माध्यम से पूरा करती है, चाहे आरबीआई से ऋण ले ले, नोट की छपाई करा ले, या आरबीआई को बॉन्ड बिकवा दे कि ये पकड़ो मेरा बॉन्ड, सरकार का ये प्रतिभूति है, बॉन्ड है, इसको आप मनी मार्केट में जाओ और बेचो और उसे पैसे की उगाही करो। तो इस प्रकार से जब सरकार क्या करेगी, जब प्राप्त करेगी पैसा, तो उसे हम कहां रख देंगे, मौद्रिकृत घाटा में रख देंगे। आजकल इसका यूज बहुत कम किया जाता है, इन्फ्लेशन की वजह से बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, इसलिए मौद्रिकृत घाटा का आजकल चलन कम हो गया है, ऐसा कह सकते हैं।
तो इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, घाटे की संरचना मिल जाएगी। समझ में आया दोस्तों? इस प्रकार से बजट में जो हमने जो घटक लिखे थे राजकोषीय नीति के, हमने उसमें जो बहुत जो कठिन हिस्सा था उसको समझ लिया है। और आप मुझे ये बताएंगे कमेंट में कि आपको कितना समझ में आया और इसमें और क्या आप समझना चाहते हैं। ठीक, क्योंकि ये बहुत विस्तृत टॉपिक है, अभी भी बहुत सारे चीजों को हमने छुआ नहीं। यहाँ पास हमने केवल एक कोर मुद्दे पे बात की, आत्मा पर, इसके तत्व पर बात की है। यदि आप इसे समझ गए तो आने वाले हर चीज को समझ पाएंगे, हर चीज को आप यहाँ पर को रिलेट कर पाएंगे। तो घाटे की संरचना आई होप आप समझ गए होंगे किस प्रकार से घाटे की संरचना है, और बजट की भी संरचना को आप समझ गए होंगे। वो बनता कैसे है, कर नीति क्या है, आने वाले वीडियो पर जरूर हम उसकी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से घाटे की संरचना और बजट की संरचना है। मैंने आपको यह भी बताया कि जो राजस्व घाटा है वो परसेंटेज पे लिखा जाता है। वो परसेंटेज कैसे लिखा जाता है उस पर बात करते हैं। ठीक है, देखो यहां पास यदि मैं किसी भी एक घाटे को उठा लेता हूं, है ना, राजस्व घाटे को उठाता हूं। ठीक, ये है 16 61 196, 16 61 196 डिवाइड बाई जीडीपी कितना है इस साल का। जीडीपी के परसेंटेज के रूप में लिखा जाता है कि इस साल राजकोषीय घाटा जीडीपी का इतना परसेंट है। अगर आपके पास आज 5 रुपए है, आपके परिवार में 100 रुपए है, तो आप क्या बोलोगे, मेरे परिवार के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में मेरे पास 5% पैसा है। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी के संदर्भ में ही लिखा जाता है, चाहे वो कोई भी घाटा हो। तो इस साल का जीडीपी कितना है भाई, वो भी प्रचलित भाव का जीडीपी ना। ये रहा बजट अनुमान 2022-23 की जीडीपी में, है ना, इतने करोड़ रुपए निश्चित है। ये 11% की वृद्धि कर दी गई है। 232-14,703, 232-14,703। अब ये परसेंटेज पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का चिन्ह भी लगेगा यहां पर। जब आप इसे निकालेंगे तो ये 6.4% आएगा ही आएगा। बात समझ में आया? तो ये जीडीपी के परसेंटेज के रूप में लिखा जाता है, चाहे आप किसी भी घाटे को उठाइए। अब इसको डिवाइड कीजिए इस नंबर से, है ना। जैसे आप राजस्व घाटा को उठा के प्रभावी राजस्व घाटा को उठा के प्रभावी राजस्व घाटा को उठा के अगर आप इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो नंबर जरूर मिलेगा जो कोष्टक में लिखा हुआ है। ये आपको जो डाटा मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल का डाटा ये इंपॉर्टेंट है प्री के दृष्टि से। ये तीनों कैसे, है ना, ये 2021-22 के बजट का है, 21-22 के बजट का है। ये आर्थिक सर्वेक्षण का है, ये 21-22 का आर्थिक सर्वेक्षण आ गया है, अभी पेश हुआ होगा। और ये इस साल के बजट का है, 2022-23 का है। ठीक, अगर ऊपर देखेंगे तो लिखा मिलेगा आपको। ये रहा बजट अनुमान 21-22 का, 21-22 का संशोधित अनुमान, है ना, और ये 22-23 का बजट अनुमान। तो इसको पूछता है वो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत सरकार ने कितना राजकोषीय घाटा अनुमानित किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6.4%। यहां पर 6 क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। ये घाटा हो जाएगा, राजकोषीय घाटा इस साल का थोड़ा ज्यादा है। एफआरबीएम तो 3% कहा था, है ना, थोड़ा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मंदी है ना, अभी मार्केट में कोरोना आया था, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो सरकार ज्यादा खर्च कर रही है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपना रही है, टैक्स भी बहुत सारे कम किए उसने, सरकार बहुत व्यय कर रही है, तो राजकोषीय घाटा जनरली बढ़ेगा ही। निवेश बहुत ज्यादा तेजी से कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है। ठीक, उसी हिसाब से देखेंगे तो पिछले साल का जो संशोधित अनुमान आया है, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से 6.9%, और जो बजट में अनुमान रखा गया था 6.8%, मतलब लगभग उतना ही चल रहा है। वो उसे धीरे धीरे और कम करेगी। देखो कोरोना काल में बहुत ज्यादा था, 9.2% था राजकोषीय घाटा कोरोना काल का। 2022 और 2020-21 का घाटा है, कोरोना पूरा था, बहुत ज्यादा राजकोषीय घाटा। एक प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा के लिए 8 नंबर का, मैं चाहूंगा कि आप इसे जरूर अटेम्प्ट कीजिए, है ना, या फिर कमेंट में पूरा अगर आप लिख सकते हैं, बिंदु बिंदु में लिख सकते हैं, तो आप उसे जरूर कमेंट कीजिए। ठीक, प्रश्न कुछ इस प्रकार से, पॉज करके आप इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए ना, कि क्या राजकोषीय घाटा का बढ़ना हमेशा लाभदायक है या नुकसानदेह है। क्या राजकोषीय घाटा हमेशा एक गलत संदेश या फिर संकेत देती अर्थव्यवस्था के लिए, है ना। विस्तार पूर्वक या फिर आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए या फिर इसका मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न है 100 वर्ड पे लिखिए आप, है ना, 8 नंबर पे बताइए। ठीक, पॉज करके इसको अटेम्प्ट कीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने पॉज जरूर किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा। ठीक, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो पढ़ के मैं बताऊंगा आंसर। वैसे अगर आप बिंदु में अगर देखना चाहे तो आंसर क्या है इसका वो भी देख सकते हैं, इसमें तो नहीं है, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, सरकार क्या है, सरकार राजकोषीय घाटा बढ़ाना चाहती है। क्यों? क्योंकि पहला बिंदु निवेश करना चाहती होगी, सरकार निवेश करना चाहती होगी अर्थव्यवस्था में, इसलिए राजकोषीय घाटा बढ़ाना चाहती होगी। दूसरा, सरकार चाहती होगी कि बहुत सारे कल्याणकारी योजना आ जाए, भूखमरी खत्म हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए, रोजगार बढ़ जाए, इसलिए वो सरकार खर्च कर रही होगी। तो राजकोषीय घाटा बढ़े, क्या दिक्कत है, तो निवेश बढ़ाने के लिए और ये सब सामाजिक समस्याएं खत्म करने के लिए। तीसरा, हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में आजकल मंदी चल रही हो, तो सरकार मंदी से उबरने के लिए सरकार क्या करेगी, पैसा पंप इन करेगी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसके आंसर को एक डिटेल एनालिसिस करके लिख सकते हैं 100 नंबर के। ठीक है, तो समझ में आया होगा।
तो आज के लिए लेक्चर हम यहीं पर क्या करेंगे, समाप्त करेंगे दोस्तों। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि आज का जो हमारा जो लेक्चर का पर्पस था वो क्या था। मैं आपको ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा कि आपको कहां तक समस्या आ रही थी और कौन कौन सी समस्या है बजट को लेकर। आने वाले वीडियो में हम उसकी भी चर्चा करेंगे, इकोनॉमी को, अन्य किसी और विषय पर, सब्जेक्ट पर, या फिर इकोनॉमी को ही रिलेटेड और कोई आप इसके टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम इस अप्रत्यक्ष संवाद में हम क्या करेंगे, आप उस पर कमेंट करेंगे, ठीक है, या फिर जब हमारे पास वो समस्या नहीं पहुंचेंगी तब तक उस पर कैसे बात करेंगे। तो आज जो पूरा रंगमंच चल रहा था उसके जो नेपथ्य में जितना कुछ भी बात था हमने कर लिया है, जितना भी पर्दे के पीछे की सारी बातों को हमने जान लिया है, खासकर जहां पर दिक्कत होता है वहां पर हमने देखा है। आप इस लेक्चर को बार बार देखिए, समझिए, आपको बजट में कहीं दिक्कत नहीं आएगा। इसी आशा के साथ आपको आने वाली सभी एग्जाम के लिए, आने वाले जो आगामी एग्जाम है उनमें मैं आपको बधाई देता हूं, आपके अच्छे तैयारी के लिए कामना करता हूं। इसी के साथ धन्यवाद।